Hey, a very good morning everyone. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग का आज अभी सीक्वेंस में केमिकल बॉन्डिंग चलेगी। तो बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एज वी नो दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम आज लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट ऑक्टेट रूल, अबाउट hypervalent and hypovalent species। देखो थोड़ा छोटा छोटा आ रहा हो ना तो मेरे को बता देना कमेंट में, अगली बार से फिर मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगी। तो केमिकल बॉन्डिंग का आज है हमारा लेक्चर फर्स्ट एंड हम डिस्कस करेंगे आज ऑक्टेट रूल को एंड हाइपरवेलेंट एंड हाइपोवेलेंट स्पीसीज को। तो देखो बॉन्डिंग की बात हम पहले कर चुके हैं, क्या आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। आज हम डिस्कस अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ लें कि केमिकल बॉन्ड क्या है, तो भाई मैम हमें पता है कि केमिकल बॉन्ड इज़ नॉट अ वेरी हाई थिंग, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट इट केमिकल बॉन्ड, देखो थोड़ा लिखवा भी दे रही हूँ, केमिकल बॉन्ड is a force of attraction, force ये ई है, force of attraction between, ये between पूरा लिख लेना है ना, ऐसे स्लैश करके मत लिखना, between two atoms to form a molecule। अब मैम ये क्यों बना रहे हैं बॉन्ड, क्या ज़रूरत है, क्यों इन्हें एक नया मॉलिक्यूल फॉर्म करना है, अच्छे खासे तो अलग अलग रह रहे हैं। मैंने कहा देखो दुनिया में हम पहले भी बता चुके हैं कि दुनिया में सब चीज़ स्टेबिलिटी गेन करना चाहती हैं। सो केमिकल बॉन्डिंग भी इसीलिए ही होती है जिसमें एटम आगे भी कहीं लिख दिया क्या मैंने ना, एन एटम forms a chemical bond or bond to lower its potential energy to lower its potential energy and gain stability। भाई स्पेलिंग वगैरह देख लेना है ना, थोड़ी बहुत ऐसी गलती होती रहती है। देखो सब जो जितनी भी चीज़ें हैं पूरे यूनिवर्स में सब स्टेबिलिटी गेन करना चाहती हैं एंड वी नो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ऐसे स्टेबिलिटी ये समझाने के लिए कोई डिनोट नहीं करते हम इसे। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है एटम की उतना ज़्यादा घूमता कूदता रहता है, और जैसे ही स्टेबिलिटी एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी गिरने जाती है। वो नहीं कहते कि अरे बड़ा उछल्ला कूद रहा है, गाँव में कहते हैं उसकी शादी करा दो शांत हो जाएगा। तो इसी तरीके से एटम्स जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी में होता है जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं हो पाता। तो वो बॉन्ड क्यों फॉर्म कर रहा है, जिससे उसकी एनर्जी लोअर हो, एनर्जी कम हो जाए और वो स्टेबल हो सके। तो दिस इज समथिंग अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑक्टेट रूल, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही बताया। देखो अपनी जो है ना थोड़ा अपना फोकस कर देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब ऐसे लिखने के लिए तो मैं बहुत जल्दी ऐसे बता दूँ, हाँ हो गया केमिकल बॉन्ड लिख लो ये है, लेकिन अपने थोड़े एग्जाम्पल रहते हैं ना तो पढ़ाने में भी मज़ा आ जाता है और पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है। तो मेरा तो फंडा यही है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल का हमें थोड़ा बहुत पता होगा कि मैम ऑक्टेट रूल हमने कहीं स्कूल में शायद सुना ही होगा कि मैम ये एक स्टेबिलिटी
ये कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी से रिलेटेड है भाई, स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड है कि जो स्टेबिलिटी, जो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं दोज मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल, एंड जो ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते तो वो स्टेबल भी नहीं होते। जो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं वो स्टेबल हैं, और जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते उनकी स्टेबिलिटी भी नहीं होती। अब ये ऑक्टेट रूल है क्या है? सो कुछ नहीं, मैंने कहा देखो, मॉलिक्यूल्स molecules in which molecule, अच्छे से थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं ना, बहुत कॉम्प्लिकेट सी हो जाएगी ये, सिंपल सिंपल लिख लेंगे। a molecule follow octet rule if its central atom has if its central atom has 8 electron in its outermost valence shell. So a molecule follow octet rule if its central atom has 8 electron in its outermost valence shell. तो इसका मतलब क्या है कि मैम अगर कोई भी आपका एटम है, एटम राइट, अगर कोई भी हमारे पास एटम है तो मान लो ओके, एंड ये रही उसकी आउटरमोस्ट शेल, अगर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं देन दिस विल फॉलो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल। अगर नहीं फॉलो हो रहे हैं, देखो यहाँ जो है ना सिंगल आइटम नहीं होगा, मैं कहूँ कि भाई नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 2,5 होता है, ये रही इसकी आउटर शेल, इसका ये मतलब ये तो स्टेबल नहीं है। तो यहाँ ऑक्टेट रूल जो बात करता है ये मॉलिक्यूल की बात करता है, मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम की बात करता है, हम सिंगल एटम की बात नहीं कर रहे हैं, मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल कैसे, एग्जांपल लेते हैं, लाइक मिथेन का मैम फॉर्मूला होता है, बड़ी गंदी बदबू आती है, मिथेन गैस होती है। तो एक एग्जांपल ले लो CH4 मिथेन। अब मिथेन में गिनो मैम, हमने थोड़ा लुईस स्ट्रक्चर पढ़े थे, उसमें इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाया था। अब मैंने कहा ये बताओ कि कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कुछ तो याद आ रहा है, वैलेंस शेल में शायद इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे भैया 4 ही तो होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 2 4, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 4। पहले वाले से मतलब नहीं, हमारा मतलब ऑक्टेट रूल में सिर्फ वैलेंस शेल से होता है। तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब मैंने कहा ये बताओ कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? तो तुम बोले मैम क्या मजाक कर रही हो, बेचारा वैसे ही गरीब सा है, बेचारे के पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, तो वैलेंस शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने कहा ठीक है, एक एक बना दो जरा इनके पास, बना दिया, ठीक है। तो कुछ लुईस स्ट्रक्चर बना ऐसा, ये लो, ये बन गया लुईस स्ट्रक्चर। अब हमने ऑक्टेट रूल में क्या कहा कि अब मॉल, इसको गोले को मैं हटा दे रही हूँ ना, कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा मेरे को पता है कई बच्चे ये कह देते हैं कि मैं गलत है क्या, जैसे छोटी क्लास के बच्चे होते हैं ना
कि अच्छा आपने गलती मेंशन कर दी है, तो गलती मेंशन नहीं करते, मैं जस्ट ये थोड़ा पॉइंट आउट करने के लिए सर्कल बना देती हूँ। तो मैंने क्या कहा ऑक्टेट रूल में, क्या मॉलिक्यूल फॉलो ऑक्टेट रूल इफ इट्स सेंट्रल एटम मीथेन में क्या है, कार्बन, सेंट्रल एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट वैलेंस शेल। पहले जब सिंगल था तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। अब इसने केमिकल बॉन्डिंग कर ली, पहले 4 थे, अनस्टेबल था बहुत, इसने कहा नहीं हमें स्टेबिलिटी चाहिए, तो स्टेबिलिटी करने के लिए क्या कहा कि आओ चारों हाइड्रोजन आओ मेरे साथ स्टेबिलिटी गेन करो। तो अब देखो, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, 1, देखो 1 2 3 4, 4 तो कार्बन के, अब गिनो 5 6 7 8 8 हो गए। कार्बन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। फॉलो हो गया ऑक्टेट रूल। सो दिस इज समथिंग अबाउट ऑक्टेट रूल, क्या अब केमिकल बॉन्डिंग करने की वजह से अब कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, मतलब दिस इज स्टेबल। ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है एंड बिकॉज ऑफ फॉलोइंग ऑक्टेट रूल ये स्टेबल भी है, इट्स अ स्टेबल मॉलिक्यूल। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी बार बच्चे पूछ लेते हैं जस्ट फॉर नॉलेज कि मैम कार्बन अनस्टेबल था, उसने कहा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन आ जाओ मेरे पास, मुझे स्टेबिलिटी गेन करनी है, तो मैम हाइड्रोजन का क्या फ़ायदा हुआ। चलो कार्बन तो मैम सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब हाइड्रोजन का क्या फ़ायदा हुआ। अब बिन फायदे के कोई किसी के पास आता थोड़ी ना, मैंने कहा तुम देखो तो सही क्यों नहीं फ़ायदा हुआ हाइड्रोजन का। ज़रा मैं इसे मिटा दे रही हूँ, इसकी काउंटिंग मिटाओ ज़रा, अभी देखना यहीं दिखेगा तुम्हें कि हाइड्रोजन का क्या फ़ायदा हुआ। 1 मिनट, देखो वही स्ट्रक्चर बना लिया हमने। अब देखो हाइड्रोजन, अब देखो जिसके पास, इसका मैं ऑक्टेट तो नहीं कहूँगी, लेकिन वी नो कि जो स्टेबल होने के लिए दो 8 8 18 32 ये कहीं ना कहीं स्टेबल नंबर होते हैं। हाइड्रोजन के पास एक था इलेक्ट्रॉन पहले से, अगर इसे एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये 2 बन जाए, इसके आउटरमोस्ट शेल में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये 2 बन जाए तो स्टेबल हो जाएगा। तो मैंने कहा भैया यही तो किया कार्बन के साथ हाइड्रोजन ने, कि एक तो मेरे पास है कार्बन, तू और मुझे एक दे लियो तो मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। तो भाई हाइड्रोजन ने भी यहाँ यही किया है कि तू मेरा फ़ायदा कर, मैं तेरा फ़ायदा कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों ही अनस्टेबल थे, तो ऑक्टेट रूल में यही होता है कि दोनों ही अनस्टेबल होते हैं, लेकिन बॉन्डिंग ही किस लिए हो रही है, बॉन्डिंग ही स्टेबिलिटी के लिए हो रही है। तो कुछ ऐसा कॉन्फर्मेशन बनाएंगे जिससे उनका ऑक्टेट रूल फॉलो हो और वो स्टेबल हो जाए। चलो इसके कुछ और एग्जांपल करते हैं, होपफुली मतलब बैठ तो गया होगा दिमाग में कि ऑक्टेट रूल है क्या है। केमिकल बॉन्ड किस लिए हो रहा है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, और स्टेबिलिटी गेन मतलब केमिकल बॉन्डिंग के बाद क्या हो रहा है, सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है मैम, स्टेबिलिटी गेन हो रही है। अच्छा कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम, लाइक लो अमोनियम, ओके NH4 प्लस, देखना यहाँ जो भी प्लस माइनस होता है ना वो सेंट्रल एटम पे होता है, हाइड्रोजन पे नहीं होता। बेशक हम यहाँ लगा दें लेकिन हाइड्रोजन पे नहीं होता, जो भी साइन है नाइट्रोजन सेंट्रल एटम पे होगा। तो बना पहले सेंट्रल एटम पे देखो कि मैम सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 2 और 5। मैम नाइट्रोजन पे है एक पॉजिटिव साइन,
मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, इससे ले लिया गया है। तो मैम कहीं ना कहीं इसके पास बचे होंगे 2 और 4 इलेक्ट्रॉन, सही बात। तो अब इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4। इनको कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाओ। 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 2 3 4। अब इसके पास हाइड्रोजन कितने? ये भी 4 है मैम। आज मार्कर में डल गई है ज़्यादा इंक, तो कुछ ज़्यादा ही काला काला कर रहा है, लेकिन आप लोड मत लीजिएगा। लोड हाँ, आप लोड मत लीजिएगा, ठीक है। आज तो इसका जो है लुईस स्ट्रक्चर हो गया ये। तो मैम ये तो कुछ हमें, देखो ये पॉजिटिव साइन जो है ना, यही वाला, हमें तो मीथेन जैसा ही दिख रहा है। मैं इनका बिल्कुल सही कह रही हूँ, मीथेन ही दिख रहा है। अब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन गिनो। पहले सिर्फ नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे आउटरमोस्ट? 4। अब इसने कहा ना स्टेबल होना है मैम, तो उसने क्या करी? केमिकल बॉन्डिंग। तेरा भी फायदा, मेरा भी फायदा। और ये किस बॉन्ड में होता है? ये कहीं ना कहीं होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड में। तो अब गिनो इसके 1, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। मीन्स इट फॉलो ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, इट इज स्टेबल। सिंपल। इसको जल्दी से नोट करो, मैं तुम्हें और 2-3 एग्जाम्पल करा देती हूँ तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके हो गया। देखो जो मैं एग्जाम्पल करा रही हूँ ना, ऐसे वैसे मत समझना, ऐसे कि मैंने ऐसे ही उठा लिए हैं। ये मेरे मतलब समझ लो ये बढ़िया लेवल तक के नोट्स हैं। सिर्फ 12th नहीं, तुम्हारे 12th के बाद BSc MSc सब में काम आएंगे। ओके तो 2-3 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मिट गया ना अच्छे से। चलो क्या लें अब? चलो एक एग्जाम्पल लो, NH3 अमोनिया रुलाता है इसको, अमोनियम गैस ना, अमोनिया गैस। तो मैम हमें पता है नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 2 5। आटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। मैंने कहा बनाओ इसका लुईस स्ट्रक्चर फिर। ओके अच्छा इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे जरा? बस 2 मिनट में आ रही हूँ, कौस आज कुछ तबीयत है नहीं सही। चलो बना, इसका स्ट्रक्चर बन गया। 1 2 3 हो गया, टाइम्स अप। अब तो मैं मना ही देंगी। चलो A1 2 3 एंड 4 5, ये है नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन कितना है इसके पास? 3। मैंने कहा हाइड्रोजन के पास भी तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो बनाओ। तो ये बना कुछ ऐसा। अब जरा इसके इलेक्ट्रॉन गिनना, पहले तो 5 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके इलेक्ट्रॉन गिनो। 1, देखो यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, लोन पेयर में 2, 3 4 5 6 7 8। सो इट फॉलो ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को मैं OC नहीं OR लिख दूँ? बार बार ऑक्टेट रूल लिख रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन लिख दे रही हूँ। तो दिस इज स्टेबल।
एक और एग्जांपल लो, आप ले लो ClF3। मैम Cl हेलोजन फैमिली से है, Cl का कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन इसके पास? मैम 2। अरे Cl के पास तो मैम ज़्यादा होते हैं। लिखो इसके पास इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है? 17 होता है ना। 2 8 7 सही है ना? 17 ही तो होता है। 2 8 7 सही है। तो इसके आउटोमोस में कितने वो हैं इलेक्ट्रॉन? 8। इसे कितना चाहिए? इसे तो बस एक चाहिए। इसका ज़रा लुईस स्ट्रक्चर बनाओ कि इसका लुईस स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। देखो भाई किस किस को लुईस स्ट्रक्चर बनाने आते हैं? किस किस को आते हैं? बन गया? अब नहीं आता तो देख लो, नहीं तो इस पे एक वीडियो से बनाई हुई नहीं है, लेकिन हम बना लेंगे लुईस स्ट्रक्चर पे। Cl के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7। F कितने हैं? 3। थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं F। ओके, तो अब इसका ज़रा आज बड़ी गलती हो गई है, समझ लो ज़्यादा इंक, बड़ी दिक्कत हो रही है। आज ये पूरे वाइट बोर्ड को कर देगा ब्लैक। तो भाई कहाँ हमारे लोन पेयर गए? ये रहा ये रहा ये रहा। तो ये रहे इसके। ओहो, देखो थोड़ा बहुत कर लेना, थोड़ी तबीयत ऐसी है, बट अपना पढ़ाएंगे हम। तो देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अब पहले 1 2 2 यहाँ लोन पेयर बना लो और लोन पेयर बना लो यहाँ। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 4, अब 5 6 7 8 8। अरे कहाँ से 6 7 8, ठीक है, 9 और 10। मैंने कहा मैम, तुम लोग कह रहे हो मैम ये क्या हुआ? इसके पास तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये तो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा। तो लिख दो भाई, नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट फॉलो ऑक्टेट। देखो ऑक्टेट रूल ऐसे पूरा लिख लेना, मैं ही लिख दूँ या फिर पता चला ऑक्टाहेड्रल चला गया। नॉट फॉलो ऑक्टाहेड्रल रूल, और ये स्टेबल भी नहीं है। जब ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा तो स्टेबल भी नहीं होगा। नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल। यहाँ तक ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा था जहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा था। देखो यही सब कॉन्सेप्ट आपका जुड़ेगा जो हमारी सेकंड हेडिंग थी, इसको नोट कर लो, हाइपरवेलेंट एंड हाइपोवेलेंट का। जहाँ तक आपके 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं वहाँ तक ये ऑक्टेट रूल है, लेकिन जहाँ ऑक्टेट रूल से ज़्यादा या कम इलेक्ट्रॉन आते हैं देन आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है हाइपोवेलेंट स्पीसीज का या फिर हाइपरवेलेंट स्पीसीज का। नाउ लेट्स सी व्हाट आर दीस स्पीसीज। ओके, नहीं ना कितने फ्लो में चल रहा है। ऑक्टेट रूल पढ़ भी लिया हमने, भनक भी नहीं लगी। अच्छा एक ऑक्टेट रूल की एक और चीज़ बताऊं। देखो ऑक्टेट रूल जो फॉलो होता है, हम पास 2 स्टेबिलिटी, इनफैक्ट 3 स्टेबिलिटी के रूल होते हैं। हम ऑक्टेट रूल पढ़ रहे हैं। देखो ऑक्टेट रूल 8 इलेक्ट्रॉन जो फॉलो होते हैं, जिसको हम ऑक्टेट रूल कह रहे हैं। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल ये स्पेशली यूज होता है, नोट करके रख लो इसे। ये यूज होगा मेन ग्रुप के एलिमेंट के लिए, मतलब पी ब्लॉक वगैरह के लिए, मेन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए। एक आपने कहीं ना कहीं सुन तो लिया ही होगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल।
तो ऐसा नहीं है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल फिर यहाँ लगेगा या नहीं लगेगा। मेन ग्रुप एलिमेंट में ये कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये सब, पोटेशियम, फॉस्फोरस पी को, हाँ पोटेशियम तो अलग जाता है, वो तो एस ब्लॉक में आता है, उसकी कहानी कहीं भी और डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आपकी पी ब्लॉक के साइड उधर वाले होते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट के, वो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो फॉलो करता है, तो 18 इलेक्ट्रॉन कहाँ फॉलो होता है? डी ब्लॉक के लिए, या कह लो ट्रांजिशन मेटल्स के लिए। ट्रांजिशन मेटल्स में 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होता है। और एक और आपने कहीं ये शायद ना सुना हो, क्योंकि थोड़ा हायर लेवल पर पढ़ाया जाता है, 16 इलेक्ट्रॉन रूल। देखो ये जितने हम पढ़ रहे हैं सब स्टेबिलिटी रूल है। तो जो 16 इलेक्ट्रॉन रूल होता है तो वो आपकी ज्योमेट्री होती है, जैसे टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, तो ऐसे ही एक ज्योमेट्री होती है कि स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। तो जो इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं, मतलब अगर हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कोई कॉम्प्लेक्स है, तो अगर वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है तो स्टेबल है, अगर नहीं कर रहा है तो वो स्टेबल नहीं है स्क्वायर प्लेनर में। ऑक्टेट रूल मेन ग्रुप में, 18 इलेक्ट्रॉन रूल ट्रांजिशन मेटल में कॉपर, नाइट्रोजन, कॉपर, निकल, जिंक, ये सब जो होते हैं, सोना, चांदी, प्लेटिनम जिसमें आते हैं। एंड 16 इलेक्ट्रॉन रूल जो होता है स्क्वायर प्लेनर में। देखो इसको नोट कर लो, फिर हम अपने लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, हाइपरवैलेंट एंड हाइपोवैलेंट में। सो ठीक है, 1 2 एंड 3, ये एम, अरे अब जो हम करेंगे ना, केमिकल बॉन्डिंग की पूरी करेंगे, जिससे अच्छे से समझ आए सब। आज देखो जनवरी का महीना चल रहा है और ठंड 4-5 दिनों से धूप निकली नहीं है, तो हालत मेरी नहीं, सबकी ठंड से खराब है। चलो, तो हम कहाँ थे? हम अपने सेकंड टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, विच इज, यार इतना गंदा गंदा लिख रहा है ना ये, अगली बार तो नहीं डालूंगी इतनी। हम पहुंच चुके हैं हाइपोवैलेंट एंड हाइपोवैलेंट स्पीसीज पे। हाइपोवैलेंट स्पीसीज, स्पीसीज कह लो या मॉलिक्यूल कह लो, मैं हटा दे रही हूँ, तुम्हारी जो मर्जी हो वो कह लेना, लेकिन कोई दिक्कत भी नहीं है। तो एक चीज समझो, जो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच, वो हाइपरवैलेंट है। हाइपर मतलब गुस्सा, एक मिनट रह गया, हाइपर मतलब गुस्सा आना। गुस्से में क्या होता है, बहुत तेज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एकदम मूव कर रहे होते कि आ जाओ तुम्हें बता दें। तो ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो हाइपरवैलेंट में इलेक्ट्रॉन रिच, एंड हाइपोवैलेंट में जैसे अपोजिट कर दो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब मैंने कैसे कहा, मैंने कहा मैम इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे करेंगे? तो अभी अभी हमने देखा था कि अभी एक एग्जांपल में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए थे, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा था। तो जो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जिसके पास, प्लस मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो वो होगा आपका हाइपरवैलेंट। एंड जिसके पास, ये मेन ग्रुप की बात चल रही है, अभी ऑक्टेट रूल की बात चल रही है, ऑक्टेट रूल से रिलेट हो रहा है, इसलिए हम हाइपरवैलेंट हाइपोवैलेंट दोनों सब मेन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए कह रहे हैं, उनके सेंट्रल एटम के लिए कह रहे हैं।
और जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन रूल से कम इलेक्ट्रॉन है, समझ लो कि 6 इलेक्ट्रॉन है, जैसे किसी मॉलिक्यूल के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है उसके सेंट्रल एटम के पास, देन दैट विल बी हाइपोवेलेंट। अच्छा चलो एक एग्जांपल लेते हैं और क्लियर होगा। ले लो ClF2+, अभी F3 लिया था, अब ClF2+ ले लो। मैम हमें पता है इसके पास, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 8 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटोमोस्ट में, लेकिन एक प्लस है मैम इसके पास। तो मतलब अब इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने कहा बनाओ, जो भी था तुम उसे बनाओ, 1 2 3 4। हाँ कितने हो गए इसके पास? मुझे लग रहा है इसका लुईस स्ट्रक्चर गलत बनना है। एक बार देखना इसका लुईस स्ट्रक्चर। ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, गड़बड़ हो जाएगी। देखो लुईस स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना, ओके, ये होगा इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा बिंदी बड़ी बना दूं क्या? फ्लोरीन कितने हैं? फ्लोरीन है मैम 2, फ्लोरीन है मैम 2, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन। ओके, अब गिनो, अब इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब गिनो, 2 4 5 6 7। अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? एक पॉजिटिव साइन था इसके पास, एंड 7 एंड 8। भाई ये तो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। इसके तो 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो ये इनमें से तो एग्जाम्पल है नहीं है, ये तो ऑक्टेट रूल वाला हो गया। ओ ये मैम ये तो इनमें से एग्जाम्पल नहीं है। अच्छा मेरे पास कुछ और एग्जाम्पल हैं, उन्हें देख लो एक बार। ये तो ऑक्टेट रूल वाला ही गलती से लग गया। मैं लिखती हूँ कुछ हाइपोवैलेंट एंड हाइपरवैलेंट वाले एग्जाम्पल, तो क्लियर हो लेगा। तो अपने एग्जाम्पल है XeF4 SF4। देखो थोड़ा देख के ही लिख लेते हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर मिटाना पड़ेगा। एंड CF2 एक मिनट, SiF4। अच्छा अब जल्दी जल्दी से देखेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। सबको पता है जिनॉन एक इनर्ट गैस है, तो इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन में अब लुईस स्ट्रक्चर नहीं बनाया, ज़रूरी तोड़ना है ना, लंबा हो जाएगा। गिरो, जिनॉन के वैलेंस शेल में कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन जिनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 फ्लोरीन लिख रहे हैं, तो इनके पास 4 आएंगे, 4 कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। 8 से तो मैम बहुत ज़्यादा है, 12 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। सो दिस इज हाइपरवेलेंट स्पीसीज, दिस इज हाइपर। दूसरा देखो सल्फर। अच्छा सल्फर कौन सी फैमिली से आता है बताना? अरे मैम बच्चे थोड़ा ना, पता तो है, ऑक्सीजन से, वैलेंस शेल में ऑक्सीजन वाली उससे आता है ये, ठीक है। ऑक्सीजन सल्फर ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। इसके पास कितने होते हैं आटोमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन? तो मैंने कहा मैम 6 होते हैं। 4 किससे आएंगे? फ्लोरीन से, प्लस 4। मैम इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है,
तो कोई नहीं, हाइपरवैलेंट होगा। अब ले लो CF2, कार्बन। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? मैम पता तो है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 कहाँ से आएंगे? 2 फ्लोरीन है, 2 जोड़ दो, 6 इलेक्ट्रॉन। मैम ये तो 8 से तो 2 कम है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एग्जाम्पल किसका हो गया? ये एग्जाम्पल हो गया हाइपोवैलेंट का। हाइपोवैलेंट का, हाइपोवैलेंट स्पीसीज है, ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करी, कम है इसके पास इलेक्ट्रॉन। अब देख लो SI, ये कौन सी फैमिली से आता है मैम? कार्बन वाली से। तो टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो इसके 4, और 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके फ्लोरीन से। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में ना अभी एक चीज़ घूम रही होगी, मैं बताती हूँ। तो मैम 8 इलेक्ट्रॉन है, ये तो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, ये तो स्टेबल है। अब इतने फ्लो में ऐसे मत कर देना, और 8 इलेक्ट्रॉन है लेकिन फिर भी हाइपर या हाइपो चल रहा है, नहीं। 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो आपके ऑक्टेट रूल है। ज़्यादा या कम आते हैं तो जाएगा आपका हाइपरवैलेंट या हाइपोवैलेंट। चलो इसको नोट कर लो, मैं भी एक डाउट कोड डिस्कस करूँगी, ठीक है। 1, 2 and 3। तो मे बी क्या हाइपरवैलेंट एंड हाइपोवैलेंट क्लियर हो गया होगा, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ क्रिटिक है नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ देखो, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम फ्लोरीन के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है, कहाँ से ये क्यों ही बॉन्ड बना रहा है इन सबके साथ? मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो इसके आउटरमोस्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या कहता है कि चलो जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तुम मेरे साथ बॉन्डिंग कर लो, मैं तुम्हें 1 से सपोर्ट दूंगा, तुम मुझे 1 से सपोर्ट देना। तो ये कहीं ना कहीं उस 1 इलेक्ट्रॉन के साथ सपोर्ट बना के इसको 8 कर लेता है, जिससे वही बॉन्डिंग फॉर्मेशन, तेरा भी भला मेरा भी भला, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। सो दिस इज समथिंग अबाउट हाइपरवैलेंट एंड हाइपोवैलेंट। अब एक और चीज़ है, देखो नॉर्मली तो हम यहीं तक पढ़ाते हैं, लेकिन एक चीज़ और लिख लो, कंडीशन फॉर हाइपोवैलेंट, हाइपो नहीं हाइपरवैलेंट। हाइपोवैलेंट तो अपने समझ गए कि 8 इलेक्ट्रॉन से कम आएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो हाइपोवैलेंट है। लेकिन हाइपरवैलेंट में थोड़ी सी कंडीशन है, नहीं तो फिर कुछ आ जाएगा अजीब सा, फिर कहोगे तुम मैम व्हाट इज दिस बिहेवियर, ये कैसे? अच्छा कहीं कहीं ऐसा होता है ना, हाइपरवैलेंट है लेकिन फिर आंसर पता चले कि नहीं, अरे यार आंसर पता चल रहा है नहीं, ये तो हाइपरवैलेंट हो ही नहीं सकता। तो उसकी एक बार कंडीशन देख लेते हैं। सो कंडीशन टू बी हाइपरवैलेंट, अच्छा मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, 1 मिनट रुको। चलो हेडिंग डाल लो, कंडीशन टू बी हाइपरवैलेंट। तो पहली कंडीशन ये है कि central atom, first condition is that central atom should have d orbital, यही होती है ना ऑर्बिटल, देख लेना भी ऑर्बिटल की स्पेलिंग देख लेना, बाद में कमेंट मत करना कि मैम ऑर्बिटल की स्पेलिंग, हो जाता है थोड़ा पता ना।
तो पहला केस है कि सेंट्रल एटम शुड हैव डी ऑर्बिटल। अब मैंने वो कहा था ना कि तुम कहो कि ये सिखाया था मैम ये तो हाइपरवैलेंट होना चाहिए, लेकिन आंसर क्या पता चला रही है ये तो हाइपरवैलेंट नहीं है। मैंने कहा इसमें गिनो जरा। मैम पता है नाइट्रोजन के पास आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे Cl से, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सही। तो मैम ये क्या, ये है हाइपरवैलेंट। तुम लोग तो ये कह दोगे, मैं भी कह दूँ हाँ चलो हाइपरवैलेंट है। अभी देखो इसे और देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा फॉस्फोरस मैम ये भी जो है नाइट्रोजन की फैमिली से है, इसके भी आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके Cl से, तो 10 इलेक्ट्रॉन। मैम दोनों ही एग्जाम्पल हाइपरवैलेंट के। तुम तो, अब मैंने तो कह के छोड़ दिया, लेकिन अब तुम ये एग्जाम्पल देखोगे ना तो ये जो है NCl5 ये हाइपरवैलेंट स्पीसीज नहीं है। अब मत कहना गलत कि मैम अब गलत नहीं होना चाहिए, कि हमने कोई कसर छोड़ी नहीं है। अब क्यों नहीं होना चाहिए हाइपरवैलेंट मैम? मेन ग्रुप का सेंट्रल एटम है, 10 इलेक्ट्रॉन इसके आ रहे हैं, हाइपरवैलेंट क्यों नहीं है? मैंने कहा कंडीशन देखो ना, डी ऑर्बिटल होनी चाहिए सेंट्रल एटम के पास, और नाइट्रोजन इसके पास कहाँ है डी ऑर्बिटल? ये सेकंड पीरियड का है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5 है एंड 1s2 2s2 2p3। भाई डी तक बात ही नहीं गई, और सेकंड शेल में वैसे भी डी ऑर्बिटल आती नहीं है, तो डी नाइट्रोजन के पास किसी भी केस में डी ऑर्बिटल होगी ही नहीं। दिस इज हाइपरवैलेंट, ये हाइपरवैलेंट है। तो ये एक हाइपरवैलेंट स्पीसीज है बट नॉट NCl5। आया मजा? आ गया मजा? अब गलती मत करना, ठीक है? इसको नोट करो जल्दी से, बिकॉज वी आर गोइंग टू रफ इट। चलो अब एक और केस आता है आपका, एक और कंडीशन है, देख रहे हो? बच्चों वाली चीज नहीं है, गलती मत कर देना। कह रहे हमें तो पता चल गया हाइपरवैलेंट हाइपोवैलेंट क्या होते हैं। कंडीशन का भी थोड़ा सा ध्यान करके चलना। पहली बात तो हो गई कि आपके पास सेंट्रल एटम के पास डी ऑर्बिटल होना चाहिए। दूसरी बात हो गई डी ऑर्बिटल शुड डू पार्टिसिपेशन ऑफ डी ऑर्बिटल मैम ये क्या है? तो देखो पार्टिसिपेशन ऑफ डी ऑर्बिटल का मतलब है कि डी ऑर्बिटल उस मॉलिक्यूल की जो आप बॉन्डिंग हो रही है उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। लाइक इसको देखो, छोटे से समझेंगे, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको देख के समझ आ जाएगा। लेकिन देखो एक एग्जांपल लो PH3, एक एग्जांपल लो PCl5 या PCl3, एक एग्जांपल लो SH6, एक एग्जांपल लो SF6। यहाँ क्या होता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम होते हैं ना, इनका जो S और D गैप होता है वो हाई होता है, बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से डी इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन
इन मॉलिक्यूल्स में नहीं हो पाता। ड्यू टू दिस, ये इनके इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो या नहीं हो, ये हाइपरवैलेंट नहीं बन पाएंगे। दिस विल नॉट बी हाइपरवैलेंट। बट अगर हम यहाँ हेलोजन्स की बात करें, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम की देखें, तो ये क्या करते हैं, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम होते हैं, ये एस और डी के गैप को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ डी का पार्टिसिपेशन मिलता है। तो इस केस में आपकी जो स्पीसीज, जो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, वो हाइपरवैलेंट हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ कह सकती हूँ, मतलब पार्टिसिपेशन, डी ऑर्बिटल के पार्टिसिपेशन के लिए एक केस है कि साइड एटम, इसी में जोड़ के लिख लेना, साइड एटम should be electronegative, should be, En means electronegative। डी ऑर्बिटल के पार्टिसिपेशन के लिए एक छोटी सी बात, बहुत ज़्यादा मन चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि पार्टिसिपेट हो रहा है नहीं हो रहा, वो सब नहीं। साइड एटम को देखो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है। अगर नहीं है तो डी, एस और डी ऑर्बिटल के बीच का गैप ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से डी का पार्टिसिपेशन, डी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। अगर आपके साइड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो वो एस और डी के गैप को कम करेंगे एंड डी का पार्टिसिपेशन 100% करा देंगे। तो यही कंडीशन है कि दो कंडीशन है, पहली बात डी ऑर्बिटल, दूसरी बात पार्टिसिपेशन ऑफ डी ऑर्बिटल। मतलब देखो, इसके लिए भी एक मैं आपको छोटी सी हिंट दूं, एक ट्रिक। देखो, सेंट्रल एटम डी ऑर्बिटल हो, इसके देखने के लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, मिटा के बन चुका हूँ आज सच, ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। तो देखो, डी ऑर्बिटल के लिए एक चीज़ देख लो कि जो आपका सेंट्रल एटम होना चाहिए, इधर थर्ड पीरियड या उससे बड़े पीरियड का होना चाहिए, पीरियड, ठीक है, इसका होना चाहिए सेंट्रल एटम, तो उसमें डी ऑर्बिटल होगा। सेकंड और फर्स्ट पीरियड का सेंट्रल एटम, मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनका सेंट्रल एटम नहीं होना चाहिए। थर्ड पीरियड का, मतलब फॉस्फोरस का हो जाए, Cl का हो जाए, तो उसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो ये एक पहली शॉर्ट ट्रिक हो गई डी ऑर्बिटल के लिए। दूसरी, पार्टिसिपेशन ऑफ डी ऑर्बिटल के लिए कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। अच्छा, एक बहुत छोटी सी पॉइंट और है, हो गया बस लास्ट कुछ मिनट है। देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, ये जो हमने बताया ना कि साइड एटम जो एस और डी के गैप को, ये फ्लोरीन और क्लोरीन, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम है, ये एस और डी के गैप को कम कर देते हैं। इसका इसका मतलब नहीं, लेकिन नोट करके रखिएगा, कम कर देते हैं। यही वजह है कि जो जिनोन होता है, मेनली एफ या ऑक्सीजन के साथ अपने कॉम्प्लेक्स बनाता है। जिनोन क्या है, ये इनर्ट है, ये इनर्ट है, ऐसा इनर्ट स्पीसीज है नियॉन फैमिली वाले, ये रिएक्शन नहीं करना चाहते। अगर जिनोन के पास हाइड्रोजन आएगा, ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, भाई कहेगा तू कौन, ये कहेगा हाइड्रोजन तू कौन। लेकिन जैसे ही ये देखेगा फ्लोरीन है या ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसे पता होगा कि भाई ये मेरे एस और डी के गैप को घटा देगा, तो क्या करता है जिनोन, क्योंकि ये एस और डी के गैप को घटा देते हैं जिनोन के, तो ये इनके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो एक चीज़ नोट करना कि जिनोन पहली बात तो फ्लोरीन और नाइट्रोजन के साइड एटम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंड दूसरी चीज़, और क्यों बनाता है, क्योंकि इस जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम है, ये एस और डी के गैप को कम कर देते हैं।
So thank you very much. This is something about Dr. Tool and our lecture first. अब इसमें हम मिलेंगे अपने लेक्चर सेकेंड में, एंड होपफुली हम बात करेंगे आगे और ब्रीफ में और अच्छे से, मतलब ब्रीफ क्या, पूरा ब्रॉड करेंगे. तो थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में.